हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। ये क्लास है अपने बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण। और जो हम हिस्ट्री की क्लास यहाँ पर शुरू किए हैं तो ये आज उसका पार्ट है थर्ड, मतलब इतिहास के स्रोत, भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के अंतर्गत आज ये 4 पार्ट है। इसी के साथ भारतीय इतिहास के जानने के जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो एग्जाम में लायक आने लायक है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। और आपको इसके पहले के जो 3 पार्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो एक साथ एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इतिहास के स्रोत के रूप में पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं विदेशियों के विवरण। यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए हमने अलग अलग तरह से भारतीय ग्रंथ के बारे में पढ़ा, विभिन्न तरह के पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, स्मारकों के बारे में पढ़ा। इसके अलावा नेक्स्ट जब हम पढ़े थे तो अलग अलग तरह की व्यवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा था। आज हमारा जो अपना स्वतः ये जो पार्ट है ना, जो आप ना मैं ये पढ़ा दूँ कि इस 4th वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे विदेशियों के विवरण। जैसे आपको पता होगा कि भाई मेगस्नीथ आया था जिसने इंडिका पुस्तक लिखी थी, हेनसांग आया, फायान आया, तो ये इनके जो ग्रंथ है ना वो भारतीय इतिहास के जानने के बहुत ही बेमिसाल ग्रंथ हैं। तो इन्हीं को आज हम पढ़ने वाले हैं और आप साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा। और क्लास अच्छी लगे ना तो इस ज्ञानवर्धक क्लास को आगे भी ज्ञान के तौर पे बढ़ाते जाइएगा। तो देखिए, यूनानी लेखक, यानी आज हम इसमें विदेशियों के विवरण में पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के संबंध में यूनानी लेखकों के बारे में, चीनी लेखकों के बारे में, तिब्बती लेखक भी उनके बारे में, और अरब, किनके बारे में? अरब लेखक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो सम्राट सिकंदर के समय भी यूनानी लेखक आए थे भारत में और इसके बाद में भी आए। जो सिकंदर के समय, सिकंदर जब भारत में आया था, सिकंदर जब सेना के साथ भारत आया था तो उनके साथ विद्वान भी थे, जिसमें कुछ के नाम तो यहाँ पर है नियार्क्स, एरिस्टोबियस एंड आइसोसाइकिड्स। अब ये विद्वान है ना, अब आप नाम जानते नहीं, क्यों नहीं जानते? क्योंकि ये विद्वान उस समय आए थे, बट एक रीज़न क्या था कि ये विद्वान उस समय आए थे, उनकी लिखी गई महान और बेमिसाल ग्रंथ है आज हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। इनके स्रोत, क्योंकि ये सिकंदर के समय भारत आए थे तो इनका मतलब उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होगा उस समय, ईसा से पहले या ईसा के समय की अगर बात करें तो भारतीय इतिहास के जानने के बहुत ही बेमिसाल ग्रंथ होते, बट दुर्भाग्यवश इनके ग्रंथ हकीकत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हमें इनके कहीं ना कहीं उदाहरण, इनके जो लिखे गए कुछ सोर्स हैं वो अन्य विद्वानों के ग्रंथ में नजर आते हैं। तो ये है कि इतिहास अतीत से जानने को मिलता है, और अतीत के स्रोत अगर हमारे सामने ना हो तो हम इतिहास को जानने के अपने मकसद में अधूरे हो जाते हैं। तो इसके अलावा भी यूनानी लेखक हैं, उनका अपने भारतीय इतिहास के संबंध में उनका जो रुचिपूर्ण जो लेखन था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जिसके अंदर मैं कुछ एक के रूप में आपको बताऊं कि इनके लेखक जो लेखन कार्य थे वो विलुप्त हो चुके हैं या मिले नहीं, या लेकिन अब इसके अलावा भी कुछ विद्वान हैं जिनके हम नाम यहाँ पर लेंगे। तो सबसे पहली बात करें कि नियार्क्स कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था और जाजी बेड़ो का, और इसने अपने जो ग्रंथ लिखे वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके ग्रंथों का जो सारांश है वो एक विद्वान स्ट्रेबो नाम के विद्वान के ग्रंथों में इनकी कुछ संकलन है वो हमें मिलती है। लेकिन इसके अलावा हम देखें तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट है जो सिकंदर के बारे में जानकारी में मिलती है हमारे, मतलब सिकंदर महान के समय जो लेखक वो उन्होंने, सिकंदर जब भारत आया तो इसका मतलब सिकंदर और भारत का संबंध है, उनका लेखन कार्य उन्होंने अपने बुकों में या ग्रंथ में लिखा। तो उसमें सबसे बढ़िया उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताएं तो सिकंदर के बाद ऐसे कौन से विद्वान हुए जिनके ग्रंथ हमें इतिहास के संबंध में भारतीय जानकारी के रूप में महत्वपूर्ण काम में आते हैं। यानी सिकंदर महान के बाद यूनानी लेखक जिनके ग्रंथों में भारतीय इतिहास की झलक नज़र आती है। तो उसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे पहला जो आपको पता होगा, मेगस्नीज। जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका, अपनी इंडिका गाड़ी होती है ना, इंडिका, यस। इसी प्रकार जैसे और भी विद्वान है, लेकिन जिनकी बुक है वो तो मैं आपको बता दूंगा। डिमेकस, कौन?
डिमेकस भी आया। इसके अलावा एक बात करें स्ट्रेबो, जिसका अभी मैंने वर्णन किया, स्ट्रेबो। इसके अलावा प्लिनी भी यूनानी लेखक है, और एरियन एंड एक जो नाम ज्ञात है इसके बारे में बात करें तो पेट्रोक्लीस। ये सिकंदर के बाद आए विद्वान, सिकंदर के बाद हुए विद्वान है जिनके ग्रंथों में कहीं न कहीं भारतीय इतिहास की झलक मिलती है, या फिर इन विद्वानों की जानकारी के या संकलन के कुछ सोर्स है वो इनमें नज़र आते हैं। ठीक है, जिसमें इंडिका के बारे में तो आप जानते हैं, क्योंकि इंडिका एक फेमस ग्रंथ है। अब इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये इंडिका है वो मैगजीन ने लिखी थी ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव पर लिखी थी। ये खुद भारत आया था, तो इस आधार पर इसने खुद जो अनुभव किया ना भारत के बारे में, भारत की शासन व्यवस्था के बारे में, तो प्रत्यक्ष जो अनुभव किया वो लिखा है, यानी ये जानने का बहुत ही बड़ा सोर्स है। तो इसके लिए हम कहेंगे प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित। प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित है ये। और अगर देखा जाए तो यह ग्रंथ भी दुर्भाग्यवश हमारे समक्ष उपलब्ध नहीं है। तो देख लीजिए, इतिहास जानने की बहुत सारी सोर्स है ना, वो तो विलुप्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी इंडिका के अंतर्गत, यानी इंडिका जो ग्रंथ है इसके अंदर लिखे गए संकलन के रूप में कुछ संकलन अन्य विद्वानों के ग्रंथों में समावेश है और वहाँ हमें नजर आते हैं। मतलब इनकी कुछ लिखी गई बातें हमें अन्य विद्वानों के ग्रंथों में नजर आती है, तो इस आधार पर हमें पता है कि ये इंडिका इसकी है और इसने प्रत्यक्ष अनुभव पर लिखा था। क्योंकि ये वर्तमान समय में उपलब्ध नहीं है, विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इनके ग्रंथों का, इनकी बातों का संकलन अन्य विद्वानों के नजर आता है। इसके अंदर बात करें तो इसके परवर्ती लेखक हैं, यानी इसके बाद वाले जो लेखक थे, इन्होंने इनकी जो वर्णन की कुछ बातों का उन विद्वानों के बुकों में वर्णन मिलता है, परवर्ती लेखकों में, तो कहीं कहीं थोड़े थोड़े सुरक्षित संकलन मिल पाते हैं। और इसी तरह बात करें तो डिमेकस भी मैगजीनिस की भांति बिंदुसार के समय आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके बारे में मैंने आज सबको बताया नहीं है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, और ये सेल्यूकस का सेनापति था। सेल्यूकस जो सेनापति था ना, उस सेनापति के द्वारा भेजा गया था, जो सिकंदर का सेनापति था, इसके द्वारा ये आया था भारत में मैगजीन। और भारत में उस समय कौन सा राजा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस आधार पर ये लिखी गई प्रत्यक्ष था, लेकिन यहाँ पे उपलब्ध तो नहीं है। इनके बाद वाले विद्वानों के संकलन में, ग्रंथों में इनके कुछ सारांश है, कुछ बातें हैं भारतीय इतिहास की स्रोत की, वो उनकी बात मिलती है। अब देखिए डिमेकस भी भारत में आया था, लेकिन ये आया था बिंदुसार के समय, सम्राट बिंदुसार के समय ये आया था, और इसने ये सीरिया के यूनानी सम्राट का राजदूत था। ये है वो सीरिया यूनान का है, सीरिया के यूनानी जो सम्राट थे, सम्राट का राजदूत था ये, ठीक है, राजदूत था। देखो मैं यहाँ पर बहुत ही डिटेल से एक एक चीज़ बता रहा हूँ, आप आराम से इसको समझिए, पढ़िए और नोट्स बनाइए। वेल स्टैंडर्ड तरीके से आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो इसका ग्रंथ भी आज उपलब्ध नहीं है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ है ना, वो आज उपलब्ध नहीं है, बट इनकी भारतीय इतिहास के बारे में जो रुचि थी और जो संकलन, जो बुक लिखी, उनका संकलन हमें अन्य विद्वानों के बुक में नजर आता है। तो अब बात करते हैं, इनके ग्रंथ भी मतलब कहते हैं कि विलुप्त हो चुके हैं। केवल इनके और इनके ग्रंथों का जो विवरण है वो हमें स्ट्रैबो के ग्रंथ में मिलता है, यानी उनके लिखे गए उद्धरण, हमें ये उद्धरणों का संकलन है वो हमें कहाँ मिलता है? स्ट्रैबो के ग्रंथ में मिलता है। तो इस अकॉर्डिंग यूनानी लेखकों में स्ट्रैबो का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये जो विद्वान है ना, ये एक आलोचक विद्वान था। ये एक आलोचनात्मक लेखक था। आलोचनात्मक का मतलब होता है ना कि ये विद्वान दूसरे लिखे गए विद्वानों की कमियां निकालता था, उनके ग्रंथों की आलोचना करता था। तो इन्हीं आलोचनाओं में संभवतः
किसी विद्वानों के संकलन हमें प्राप्त होते हैं। इसने कहा कि भाई फलाना व्यक्ति ने जो बुक लिखी वो ये है वो है, तो इसका मतलब उसने जो आलोचना की ना, तो कहीं कहीं पर हमें इनकी झलक अपने भारतीय इतिहास से संबंधित प्राप्त होती है। और अब अगर देखा जाए तो इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लिनी की, क्योंकि जो आपको मैंने यहाँ पे बताया ना, हर एक की मैं आपको थोड़े थोड़े अच्छे से शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो प्लिनी ने एक बुक लिखी थी प्राकृतिक इतिहास। क्या लिखी थी? प्राकृतिक इतिहास लिखी थी, ठीक है ना, जिसने, और इसके अंतर्गत ही भारत के अतीत के बारे में, यानी भारत के इतिहास की झलक नजर आती है। क्या नजर आती है? झलक। समझ में आया? यानी इसने जो लिखा कहीं ना कहीं भारतीय संबंध में कुछ चीजें हैं वो उपलब्ध होती है। इसके अलावा देखा जाए तो मैगजीन ने क्या लिखी थी? इंडिका। तो एरियन जो है ना, एरियन विद्वान, एरियन ने इंडिका और सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ लिखे थे। यानी एक इसकी खुद की एक इंडिका एक पुस्तक थी और सिकंदर का आक्रमण। इस प्रकार से अब आपको आज एक जानकारी के स्रोत के रूप में मिलेगा कि एरियन ने भी एक इंडिका लिखी थी जो मैगजीन ने लिखी थी। तो इसका मतलब इनके ये दो ग्रंथ है ना, इस ग्रंथ से हमें भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा जहाँ बात करें जैसे पेराक्लीज, तो पेराक्लीज है वो पूर्वी देशों के भूगोल के बारे में लिखा करता था। तो पेराक्लीज से हमें भारतीय और भारत के आसपास के भूगोल के बारे में वर्णन पड़ता है, भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास के उस समय के भूगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। भारत का विवरण भी दिया है, तो इसका मतलब भारत के उस समय के भौगोलिक चीज़ों की झलक हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे और मेरे सबसे होनहार स्टूडेंट, अभी आपको यूनानी लेखकों के बारे में मैंने शॉर्ट और बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, ये नोट कर लीजिए। और बढ़ते हैं हम चीनी लेखकों के ऊपर कि भारतीय इतिहास को जानने के दौरान कौन कौन से चीनी लेखकों के ग्रंथ या उनकी यात्रा वृत्तांत हमारे सामने थे जो हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। तो अब मैं आपको, ये तो हो गया है अपना, अब हम बात करते हैं चीनी लेखकों के बारे में और इनके लिखे गए ग्रंथ जो अपने इतिहास के बारे में हमें जानकारी देते हैं, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा हूँ, तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते जाइएगा। आपको भी पता होना चाहिए कि सर आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत कब सफल होगी? जब आप इस क्लास को आगे शेयर करेंगे और बाकी स्टूडेंट भी जुड़ेंगे, उनके कमेंट आएंगे कि सर बस आप यही क्लास कंटिन्यू करते रहिए, तब मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए आएगी। तो बात करते हैं चीनी लेखक। एक्चुअल में क्या था कि चीन के जो लेखक थे, मतलब जो विद्वान थे, वो हम भारत यात्रा पर आए थे। तो उनके जो भी ग्रंथ है ना, वो यात्रा वृत्तांत के रूप में, कि हम वहाँ गए, ये देखा, वो किया, तो इस प्रकार से यात्रा वृत्तांत के रूप में इनके ग्रंथ मिलते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि चीनी लोग भारत में क्यों आए लेखक? बौद्ध धर्म के कारण। तो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था इनका बौद्ध धर्म। क्या था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को जानने, उनकी शिक्षा लेने के संबंध में कहीं न कहीं चीनी लेखकों का भारत का आवागमन हुआ। और इस बौद्ध धर्म के कारण ही शुरुआत में भारत और चीन के मध्य संबंध थे, इसी वजह से थे। तो इसके अंतर्गत मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ विद्वानों को आपके सामने कि कौन कौन से चीनी विद्वान थे। तो नोट कर लीजिएगा, एक दो विद्वान बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। पहले सुमासीन। सुमासीन, देखिए सुमासीन का तो अपने ज़्यादा इतिहास और अपने भारत के इतिहास में भी कई वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सुमासीन का वर्णन हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुमासीन है वो चीनी इतिहास का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ चाइनीज हिस्ट्री, यानी चीनी इतिहास के जनक और पितामह हैं वो सुमासीन कहे जाते हैं। तो इसका मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सुमासीन के ग्रंथों से हमें अपने भारतीय संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे इसने ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में अपना इतिहास ग्रंथ लिखा था। इसने ईसा पूर्व ग्रंथ लिखा था, अपना इतिहास। तो अपना इतिहास जो ये ग्रंथ लिखा था ना, इसी ग्रंथ से भारत के संबंध में उस समय की कुछ जानकारी हमारे सामने उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। तो
इस ग्रंथ में उसने भारत के संबंध में बहुत सी बातें लिखी थी। ठीक है, तो इसके बारे में तो इतना याद रखिए। अब बात करते हैं दूसरा जो पॉपुलर आप जानते हैं, फाहयान। फाहयान, और फाहयान के बारे में तो आपको पता होगा। फ से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीनी यात्री है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो मैगनीस आया था इंडिका, लेकिन हम यहाँ पर बात करें गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, जो फाहयान के यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहयान आया था। और इनकी बात करें तो इनकी रचनाएं फाको की, ठीक है ना, ये कहीं कहीं पे नाम अलग ऊपर नीचे होता रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाको की नाम की एक रचना होती है, थोड़ा ऊपर मतलब कुछ स्पेलिंग नाम मिस्टेक हो सकता है, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो इसकी बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। इसका मेन रीजन क्या था भारत आने का? बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। बौद्ध धर्म का क्या करना? अध्ययन करना। और इसके लिए लगभग 15 से 16 वर्षों तक ये भारत में रहा। 15 से 16 वर्षों तक भारत में रहा, और इसने इसी समय इस ग्रंथ को लिखा था। तो ये ग्रंथ इसका क्या कहलाता है? यात्रा वृतांत, यात्रा भ्रमण के समय लिखा जाने वाला ग्रंथ। ठीक है, अब देखा जाए तो इसने देश की धार्मिक व्यवस्थाओं के साथ साथ बौद्ध धर्म पर भी प्रकाश डाला, और देखा जाए तो इसी के साथ साथ इसने प्रसंगवश भारत की सामाजिक और अन्य बातों का भी उल्लेख किया है। और देखा जाए तो इस समय आया होता तो ओके। तो हम बात करते हैं तीसरे विद्वान हेनसांग के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है हेनसांग यानी सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया था, के समय भारत आया था। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इसकी रचना इसने जो लिखी ग्रंथ थी वो सी यू की ये इसकी रचना है। ठीक है, अब देखा जाए तो ये भी लगभग भारत में 15 वर्षों तक रहा था, और बौद्ध संगति में भी इसने भाग लिया था। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करें कि इसने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया था, तो इस वजह से इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके जो अनुभव हैं वो प्रत्यक्ष अनुभव हैं, और उस आधार पर बुक लिखी थी। क्योंकि ये जब भारत आया था तो इसने भारत आया, और इसका जो भारत आने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था? रीज़न था बौद्ध धर्म से संबंधित या बौद्ध धर्म का अध्ययन करना। सिंपल लिख दीजिए, बौद्ध धर्म का अध्ययन करना इनका उद्देश्य था यहाँ पर आने का। तो इसके अलावा इसने जब यात्रा की तो भारत आने के दौरान और लगभग भारत के अंदर 15 वर्षों तक यहाँ पर रहा, तो इसने जो अपनी जो ग्रंथ लिखा है ना उसमें यही लिखा हुआ प्रत्यक्ष अनुभव जो उसने अनुभव किया, यानी यात्रा वृतांत। क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या कहा था, चीनी यात्रियों की यात्रा वृतांत ही है। अब इसके अंतर्गत सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी विद्वानों से इसने सबसे बढ़िया तरीके से और विस्तार से लिखा है। क्या लिखा है? विस्तार से लिखा है। तो ये जानकारी का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्रोत होता है, और बौद्ध इतिहास के संबंध में बहुत सी उपयोगी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और ये राजा हर्ष के समय था, तो उस हर्ष के समय क्या शासन था, कैसी राज व्यवस्था थी, तो हर्ष के इतिहास की प्रत्यक्ष अनुभव की जानकारी हमें सम्राट हर्ष मतलब हेनसांग से प्राप्त होती है। अब देखो, स्वतः जो विद्वान है चीनी यात्री वह हिली, ठीक है, इसको हाली भी कह सकते हैं। आप जैसा नोट करें उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हाली है ना, इसके बारे में बहुत ही अच्छी बात ये है कि जो हाली है वो हेनसांग का मित्र था। किसका मित्र था? हेनसांग का ये क्या था? मित्र था। ठीक है, तो फिर हिली ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जीवनी, और ये जीवनी जो है वह इन्हीं के मित्र यानी हेनसांग के ऊपर लिखी गई पुस्तक है कि भाई हेनसांग ने क्या किया, कहाँ गया, भारत में रहा। तो इसका मतलब जब इसने हेनसांग के ऊपर जीवनी लिखी तो हेनसांग ने क्या किया, वो भारत आया था, तो इसका मतलब इसकी इस पुस्तक में भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है। तो इस वजह से इसमें इसके लिखी गई जीवनी में बहुत सी अच्छी जानकारी, उपयोगी जानकारी हमें प्राप्त होती है।
बात करें पांचवा विधान, पांचवा विधान इस्सिंग, ये अंतिम श्रेणी यात्री है, अंतिम श्रेणी यात्री जो जिसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी यात्रा के दौरान जो अनुभव थे वो अनुभव लिखे हैं, तो ये अंतिम श्रेणी यात्री है। अब देखा जाए तो ये जो भाई साहब है ना, ये आए थे नालंदा में, नालंदा एवं विक्रमशिला भारत के जो विश्वविद्यालय थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो यहाँ पर ये आए थे अध्ययन के लिए, क्या आए थे? अध्ययन के लिए। लेकिन पढ़ लिखने के बाद यहीं पर रहते हुए इन्होंने उस समय के भारतीय इतिहास और भारत की उस समय की व्यवस्थाओं के बारे में लिखा, यानी ये यहाँ रहते हुए क्या सीखा, कहाँ गया, तो इस प्रकार से भारत की यात्रा का वर्णन लिखा उन्होंने, भारतीय यात्रा का वर्णन। तो इसकी इस पुस्तक, इसके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में हमें भारतीय इतिहास की झलक प्राप्त होती है। लेकिन देखा जाए तो हर्ष के मतलब हेनसांग के जितना विस्तार से तो नहीं लिखा था, लेकिन फिर भी इसकी पुस्तकें वह महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। अब बात करते हैं तिब्बती लेखक की, ठीक है, कि कौन कौन से तिब्बती लेखक हुए, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंट बुकें लिखी हैं, वो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो तिब्बती लेखक, तीसरा जो पॉइंट है, तिब्बती लेखक में आपको सबसे ज़रूरी तौर पे बताएं तो ये भी भारत की और यात्रा के रूप में आते। देखो, भारत और तिब्बत के मध्य सबसे बड़ा संबंध होने का कारण क्या था? क्योंकि तिब्बती लोग हैं वो बौद्ध धर्म के उपासक थे, बौद्ध धर्म के क्या थे? उपासक। तो इस वजह से ये भारत और अपने बौद्ध तिब्बत के मध्य संबंध बैठता है। और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट बड़े मतलब ज़्यादा पॉपुलर विद्वान तो नहीं हुए भी कुछ गिने सुने, जिसमें से एक मैं आपको बता दूं, लामा तारानाथ। लामा तारानाथ, लामा क्योंकि जैसे दलाई लामा, तो इसी तरह इनका मिलता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मतलब दो पुस्तक लिखी थी, एक तो है कंग्यूर और एक है तंग्यूर। तंग्यूर से मुझे याद आया तंदूरी रोटी। क्या आगे याद आ गया? तंदूरी रोटी याद आ गया। यानी जो बौद्ध धर्म के उपासक विद्वानों में जो इम्पोर्टेंट है वो तारानाथ है, और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो एक कंग्यूर एवं तंदूर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने तंदूर बना दिया आज, तो ये तंदूर से तंग्यूर याद आ जाएगा, बिल्कुल याद आ जाएगा, क्यों नहीं याद जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसने महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, और इन्हीं ग्रंथों में भारतीय संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन देखो, इसमें एक चीज़ याद रखना कि तारानाथ है ना, वो थोड़ा पक्षपाती था। पक्षपाती का मतलब वो अपने धर्म के इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान देता था, बाकी के ऊपर नहीं, अपने देश की व्यवस्थाओं के बारे में। तो जो विद्वान होता है ना, वो निष्पक्ष होता है और किसी भी भावनाओं से जुड़ता नहीं है, उसकी लिखी हुई बातें वो निष्पक्ष रूप में होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इसकी कुछ बातें हैं वो संदेहास्पद लग सकती है, यानी हम पूरी तरह से इनके लिखे गए तथ्यों पर विश्वास नहीं भी कर सकते, लेकिन एक तौर से भारतीय इतिहास के बारे में कुछ एक जानकारी यहाँ से अपने प्राप्त होती है। चौथा हम बात करें अरब लेखक, क्योंकि यहाँ पर तो इनकी इंपॉर्टेंस जो मैंने आपको बता दिया। अब अरब देश से संबंधित कुछ विद्वान हैं जो अपने भारत की यात्रा के आए हैं, और उनके लिए ग्रंथों में भारतीय इतिहास की हमें झलक मिलती है। तो जैसे इसमें कुछ एक है, सौदागर सुलेमान, सौदागर सुलेमान, ठीक है, सौदागर सुलेमान, जिसने पुस्तक लिखी थी सल चिलातू तवारीख। क्योंकि देखो ये अरबी हैं तो इनकी बुक है और उनका नाम भी अलग ही होगा। तो सिला बिल्कुल, नाम में थोड़ा देख लीजिएगा, सल सिलातू, सल तिलास्तु तवारीख, ये पुस्तक लिखी थी। और अगर देखा जाए तो इस विद्वान की पहली पुस्तक थी। इसके अलावा इसकी ग्रंथ का दूसरा भाग अबू सईद ने लिखा था, अबू जहीद ने लिखा था। लेकिन जो सबसे ज़रूरी है ना कि भाई अरबी लेखकों में सबसे ज़रूरी जो आपको याद रखना चाहिए वो है अल मसूदी। कौन है? अल मसूदी, क्योंकि इसका वर्णन तो आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा। तो अल मसूदी ने एक पुस्तक लिखी थी
जो इनका मतलब ग्रंथ है जो अपने इतिहास के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में झलक मिलती है, तो वो है इसकी मरुजुल जहव, मतलब याद नहीं रहेगा। इसका हिंदी नाम क्या है? तो हिंदी नाम है स्वर्ण का रम्य क्षेत्र, स्वर्ण का रम्य क्षेत्र, ये इनकी पुस्तक है। अब देखा जाए तो ये एक आलोचनात्मक विचारक था, यानी इतिहासकार। इसका मतलब है कि ये विद्वान है ना, दूसरे विद्वानों की, ग्रंथों की या उनकी लिखी गई महत्वपूर्ण जानकारी की आलोचना करता था कि फला, जैसे कैरी मिनाटी आप देखते हैं ना, वह दूसरों के बारे में किस प्रकार से अपनी क्रिएटिविटी दिखाता है, रोस्ट करता है, बिल्कुल। तो इसी प्रकार इस समय ये विद्वान दूसरे विद्वानों को रोस्ट करने का कार्य करते थे, यानी आलोचनात्मक इतिहासकार के तौर पे जाने जाते हैं। तो जब हम अनजाने या जाने में अगर किसी विद्वान की आलोचना करते हैं तो उसका मतलब उस विद्वान ने जो कार्य की उसके बारे में हम कहते हैं। तो इस वजह से इसके द्वारा लिखी गई आलोचनात्मक वर्णन हमें भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस समय जो भी इसने लिखा ना, तो उस समय की अपने भारतीय तत्कालिक समय की राजनीति और समाज के बारे में जानकारी होती है, राजनीति और समाज के बारे में जानकारी। देखो मैं लिख पाऊंगा कुछ एक, लेकिन आपको वो जो समझा रहा हूँ ना वो भी आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्वान के रूप में थे, आप इसको जान चुके होंगे। तो देखिए आज की क्लास मैंने आपको समझा दी बहुत ही मज़ेदार तरीके से और इजीली तरीके से। आपको जो यूजफुल और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर कुछ डाउट या कुछ कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। बाकी आप इस ज्ञानवर्धक बात को, क्लास को आगे शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स और रिप्लाई मुझे तब मिलेगा जब आप इस क्लास को आगे शेयर करोगे, लाइक करोगे। अगर क्लास ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर होती है तो आपको नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द मिलेगा। तो बिल्कुल सपोर्ट कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।